नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का। यहाँ हम एक्चुअल एनालिसिस कैसे करना है ये यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर ये सब बेस रहेगा, तो प्राइस हमारे सेंटर में रहेगी। तो आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैसे करना है, और उसका बेसिस क्या है, क्यों टेक्निकल एनालिसिस करना है। बहुत सारे लोग तो फंडामेंटल एनालिसिस ही करते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, तो आज हम ये देखेंगे। सबसे पहला हम आपको पहला इनिशियल पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, बाद में हम लाइव चार्ट जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। हम स्टॉक की क्वालिटी देखते हैं, मैनेजमेंट क्या है, उसकी प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग क्या है, उसकी कंपनी का अर्निंग्स हर क्वार्टर का कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसका डेट कितना है, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर देखते हैं। वो थ्योरेटिकल होता है। जब एक बार आपको पता है ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो सपोज अभी टाटा मोटर्स ये कंपनी है, आज दिसंबर 2024 में इस शेयर का प्राइस चल रहा है 720 रुपीज़ के आसपास, और यही कंपनी का स्टॉक जुलाई में, अगस्त में 1200 रुपये तक जाके आया था। तो जिन लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तब उनका फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी सटीक था। उन्होंने टाटा मोटर्स का शेयर बाय कर लिया होता 1200 रुपये के आसपास। आज चल रहा है 750 750 के आसपास। दिसंबर एंड लास्ट वीक में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप तभी बाय कर लेते तो ऑलमोस्ट 30-40% आपको आज आपका प्रॉफिट लॉस दिखेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद भी थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है। आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइजेस कहाँ चीप है और प्राइजेस कहाँ एक्सपेंसिव है। यही से अपना टेक्निकल एनालिसिस शुरू होता है। यही वीडियो में आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि प्राइजेस चीप और एक्सपेंसिव क्या होता है। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस हमको बताता क्या है। बहुत सारे लोगों को टेक्निकल एनालिसिस समझता नहीं है, या फिर उनको समझाना भी मुश्किल हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस कुछ काम का नहीं है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। मगर मैंने आपको टाटा मोटर का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ प्राइजेस चीप है और वहाँ हम अगर बाय करते हैं, फंडामेंटल स्टॉक अच्छा होने के बाद, टेक्निकल हमको पता होता है, तो हम काफ़ी सारा लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा खासा प्रॉफिट किसी भी शेयर से कमा सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या हम एनालाइज करते हैं, सबसे चीज़ होती है हर्ड बिहेवियर। लोगों का बिहेवियर क्या चल रहा है मार्केट में, हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा होता है प्राइस। हम एनालाइज करते हैं कि ये प्राइस सही है क्या नहीं है। तो पहला चीज़ देखते हैं हम, हर्ड बिहेवियर कैसे हमको पता चलता है टेक्निकल एनालिसिस से। देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, एक मल्टीपल, जब हज़ारों करोड़ों लोग एक साथ ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग करते हैं, तो उनका एक फियर, ग्रीड, ये इमोशंस वहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं उनके बाइंग और सेलिंग डिसीजन के अंदर। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी जब डिसीजन मेकिंग बाइंग सेलिंग की तरफ करते हैं, तो कुछ पैटर्न्स बनते हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट जिन्होंने इवॉल्व किया है उन लोगों ने देखा है। ये पैटर्न्स रिपीटेडली ड्यू टू ह्यूमन बिहेवियर मार्केट में बनते हैं, हर्ड बिहेवियर के कारण बनते हैं। जैसे कोरोना में सब लोगों ने पैनिक सेलिंग की थी, तो वहाँ कुछ फंडामेंटली कंपनियों के अंदर ख़राब नहीं हुआ था, तो एक पैनिक सिचुएशन हुई थी कि ये वर्ल्ड का आगे जाके होने वाला क्या है, लॉकडाउन लग रहा है तो क्या होने वाला, लोगों ने सेल कर दिया, तो वो पैनिक सिचुएशन हुई थी। अगर किसी कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, तो सडनली लोग बाय करते हैं। तो एक पैटर्न होता है बाइंग का और सेलिंग का। वो हर्ड बिहेवियर आपको चार्ट्स के अंदर रीड करने मिलता है। कैसे दो तरह के पैटर्न्स बनते हैं। एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, कोई स्टॉक बुलिश है तो वो एक पैटर्न के साथ ऊपर जाता है, वो पैटर्न हमको पता होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, उसको हम ट्रेड करते हैं। या फिर कंटिन्यूशन पैटर्न बुलिश इसमें होता है, या बियरिश, जैसे मार्केट गिर रहा है तो वैसे ही एक पैटर्न बनते ही मार्केट गिरता है। तो कंटिन्यूशन के कुछ पैटर्न है, लाइक फ्लैग है, ट्रायंगल्स है। रिवर्सल जब मार्केट में आता है, स्टॉक नीचे गिर रहा है और ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो वो कुछ पैटर्न बनाता है, हेड एंड शोल्डर बनाएगा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाएगा, डबल बॉटम बनाएगा, ट्रिपल बॉटम बनाएगा, फिर वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये पैटर्न्स होते हैं। कोई स्टॉक एक लेवल पे आके जाके रुकता है और वहाँ से उसकी फिर से अपवर्ड जर्नी शुरू होती है। कोई स्टॉक ऊपर जाता है, वहाँ रुक के फिर नीचे आना शुरू होता है। जब रिवर्स होता है ऊपर जाने के लिए, उसको कहते हैं सपोर्ट,
और ऊपर जाके एक जगह रुक के नीचे आता है तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हम डिटेल में हम आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं, मगर बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, हर्ट बिहेवियर कैसे काम करता है देखते हैं। तो जैसे ये पैटर्न बन जाते हैं तो अगले टाइम वहाँ जब प्राइस आएगी रेजिस्टेंस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, या इन कंटिन्यूशन और रिवर्सल पैटर्न के पास जब प्राइस आएगी, तब वो एक टिपिकल लाइकली वे में रिएक्ट करेगी। तो जो हमने आपको पहले 2 वीडियो में बताया कि मोस्ट लाइकली सिनेरियोज आपको मिलते हैं, तो ये पैटर्न को आप जब ट्रेड करते हैं तो आपको मोस्ट लाइकली सिनेरियोज मिलते हैं कि ये पैटर्न यहाँ बना था, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, तो ये ऐसे ट्रेड होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसी से हम मुनाफा कमाते हैं। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल पे आती है तो हमको पता है कि यहाँ प्रीवियस बाइंग है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स दिया है कि वहाँ फिर से प्राइस रिस्पेक्ट देने की चांसेस है और हम वहाँ बाय कर सकते हैं। अगर प्राइजेस जैसे हमने टाटा मोटर का एग्जांपल बताया, 1200 लेवल ये रेजिस्टेंस है, वहाँ से प्राइस नीचे गिरी थी, तो नेक्स्ट टाइम जब 1200 आएगा तो हम ज़रा कॉशियस हो जाएंगे, हम हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे, वहाँ से प्राइस कितना ऊपर सस्टेन करती है वो देखेंगे। तो ये हमको टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये एक फर्स्ट पैटर्न हो गया, ये फर्स्ट तरीका हो गया हर्ट बिहेवियर को एनालाइज करने का टेक्निकल एनालिसिस के साथ। वो आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ नहीं कर सकते, तो इसीलिए साइंटिफिक वे से टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये जैसे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे में भी सही इसी तरीके से काम करता है। अभी टेक्निकल एनालिसिस हम दूसरा तरीका से क्या एनालाइज करते हैं, प्राइस एनालाइज करते हैं। अभी प्राइस क्या एनालाइज करना है सर, लोग तो कहते हैं भाव भगवान छे। यस, भाव भगवान छे, क्यों बताता हूँ आपको। अगर कोई चीज़ आपको मैं कह रहा हूँ सेल चल रहा है मार्केट में, दिवाली का, क्रिसमस का, जैसे अभी क्रिसमस चल रहा है, सेल चल रहा है, तो वहाँ प्राइजेस गिरे होते हैं या ऑफ़र होती है, आपको चीप रेट पे मिलते, सस्ते मिलते, तो आप क्या करोगे, आपका जो कुछ कमोडिटी, सपोज अभी गोल्ड सस्ता चल रहा है, तो आप बाय करोगे या सेल करोगे। कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी घर हो, या आपके आजू बाजू में कोई घर है, वो अभी पहले चल रहा था 2 करोड़ रुपए को, आज वो 1 करोड़ 80 लाख में और 1.5 करोड़ में मिल रहा है, पता नहीं क्या हुआ, मगर वो कम दाम में आपको मिल रहा है। आपको बाय करना था तो कम दाम में मिल रहा है, चीप लेवल पे, तो आप क्या करोगे, बाय करोगे। तो वैसे ही मार्केट में हमको प्राइजेस कहाँ चीप है और कहाँ एक्सपेंसिव है ये समझना ज़रूरी है। उसके लिए हमको टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा। जब प्राइजेस चीप होते हैं तब लोग बाय करते हैं, जैसे बाइंग बढ़ती है तो उसके प्राइस ऊपर जाती है। एक लेवल पे जाने के बाद प्राइजेस एक्सपेंसिव हो जाती है, महंगी हो जाती है, और वहाँ से प्राइस गिरना शुरू होती है। ये स्टॉक के अंदर भी होता है, इसी का हमको एनालाइज करना है। जैसे प्राइस एक्सपेंसिव होती है वहाँ से प्राइस गिरना चालू होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेचना चालू कर देते हैं कि सपोज़ अभी गोल्ड 90-80 हज़ार चल रहा है और मैंने 60,000 में बाय किया, तो मैं सेल करना शुरू कर देता हूँ उसको। तो सेलर्स वहाँ ज़्यादा आ जाते हैं मुनाफा अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो जब सेलर्स ज़्यादा आते हैं, कब ज़्यादा आते हैं, जब प्राइजेस एक्सपेंसिव हो जाते हैं तब सेलर्स आते हैं। हमको भी वही मार्केट में करना है। एक जब शेयर चीप लेवल पे आता है तो हमको बाय करना है, एक शेयर जब एक्सपेंसिव हो जाता है तब हमको सेल करना है। अभी ये मैं एक सिंगल एग्जांपल दे रहा हूँ, घर का जो प्रॉपर्टी, अब अकेला बंदा बाय कर रहा है, अकेला सेल कर रहा है, मगर यहाँ मिलियंस या बिलियंस में शेयर हर रोज़ बाय और सेल करते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे लोग अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ फिर आपका लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई आ जाता है। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो प्राइजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब डिमांड सप्लाई जब मैच होता है तभी ट्रेड होता है। कोई बंदा बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है मार्केट में, क्योंकि उसको लगता है मेरे हिसाब से ये प्राइस चीप है तो मैं बाय करूँगा, सामने वाले बंदे को लगता है ये एक्सपेंसिव प्राइस है तो मैं यहाँ सेल करूँगा। तभी डिमांड सप्लाई मैच होता है और तभी एक ट्रेड बनता है। मगर जब मिलियंस ऑफ बिलियन शेयर जब खरीदारी होती है तब वहाँ डिमांड सप्लाई का रूल लागू होता है। जब प्राइजेस चीप होते हैं तो वहाँ इंस्टीट्यूट्स बाय करते हैं। क्यों इंस्टीट्यूट बाय करते हैं? क्योंकि आप और मैं 1000, 500, 100, 2, 4 शेयर बाय करते हैं। इंस्टीट्यूट्स को मिलियंस और हज़ारों में शेयर बाय करने होते हैं, तो वो इतना बड़ा हमारा SIP का पैसा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पैसा बाय करते हैं, तो वो कभी भी गड़बड़ी में बाय नहीं करते, वो स्लोली बाय करते हैं और उनको चीप एरिया चाहिए होता है। जहाँ प्राइस सस्ते हैं वहाँ वो लोग बाय करते हैं, और ये लोग मिलियंस, हज़ारों, करोड़ों में शेयर्स बाय करते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स और वैल्यूएशन में भी। तो जब ये बाय करना शुरू करते हैं तो एक टिपिकल पैटर्न बनता है,
जो पैटर्न ओवर द फ्यू डेज या फिर फ्यू वीक्स या फिर फ्यू मंथ्स बन सकता है, वही पैटर्न हम कहलाते हैं डिमांड सप्लाई। जब बाइंग होती है तब सेलिंग करते समय भी वो एक दिन में, अगर उनके पास 1 लाख शेयर है, एक दिन में बेचना शुरू कर देते हैं तो बहुत बड़ी रेड कैंडल लगना शुरू होता है और प्राइजेस सडनली फॉल हो जाएंगे, तो वो वैसे सेल नहीं करते इंस्टीट्यूट्स। मेरी और आपकी बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही इंस्टीट्यूट्स की, क्योंकि प्राइजेस चीप है या एक्सपेंसिव है ये कौन डिसाइड करने वाला है? ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास बहुत करोड़ों में पैसा है। अगर डेफिनेटिव माइंड है कि यहाँ प्राइजेस चीप है, तभी वो हज़ारों 500 100 करोड़ रुपए लगाएंगे, वरना वो ऐसे ही बाय नहीं करेंगे। तो सिमिलरली जब प्राइजेस सेलिंग वो लोग शुरू करते हैं, इंस्टीट्यूट्स मिलियन शेयर, हज़ारों करोड़ों शेयर सेल करना शुरू करते हैं, तो प्राइजेस गिरना शुरू होते हैं। मगर वो एक दिन में करते हैं क्या? नहीं, वो कुछ हफ्ते या कुछ दिनों तक करते हैं। तो वो एक सप्लाई जोन बनता है, उसको हम जोन कहते हैं या फिर एरिया बना कहते हैं, क्योंकि वो ओवर द फ्यू डेज या फ्यू मंथ्स या फिर फ्यू वीक्स बनता है। तो ये डिमांड और सप्लाई एरिया जब ये इंस्टीट्यूट्स डिसाइड करते हैं, तो हमको पता चलता है कि यहाँ इंस्टीट्यूट्स ने बाइंग की है, हमको भी यहाँ बाय करना ज़रूरी है और हमें भी वही बाय करना चाहिए। ये लेवल सपोर्ट भी आप कह सकते हो, ये इस लेवल को आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ये सिंगल लाइन होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम आगे हमारे लेक्चर में देखने वाले। तो अब याद रखिए, अगर सपोर्ट और सप्लाई और डिमांड आपका बन चुका है, सपोज टाटा मोटर्स का 700 रुपये पे डिमांड सप्लाई एरिया है और 1200 रुपये पे सप्लाई एरिया है। 1200 से प्राइस एक्सपेंसिव है, चीप प्राइजेस डिमांड एरिया पे होती है 700 रुपये पे। यही एरिया कांस्टेंट रहने वाले है क्या? नहीं, 1200 वाला एरिया फ्यूचर में डाउन द लाइन 3 to 4 5 ईयर्स में, हमको पता नहीं, अगर उस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अर्निंग्स अच्छा होगा, डेट फ्री कंपनी हो जाती है, मार्केट में उसके सेल बढ़ते हैं, तो वो 1200 वाला एरिया फिर उसके आगे जाके इंस्टीट्यूट्स बाय करेंगे, तो ये नया 1200 वाला एरिया चीप हो जाएगा, वहाँ एक नई डिमांड बन जाएगी और वहाँ से इंस्टीट्यूट नई बाइंग करेंगे। तब हमको पता चलेगा, एक टिपिकल पैटर्न्स ये इंस्टीट्यूट बनाएंगे, तो हमको पता चलेगा ये डिमांड एरिया है और सप्लाई एरिया है। तो इंस्टीट्यूट्स का डिमांड सप्लाई एरिया कैसे ढूंढना है, ये भी हम डिटेल में सोचेंगे। वो एज गुड एज सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही होता है, मगर वो थोड़ा सा एडवांस प्राइजेक्शन है, वो भी हम आपको कैसे ये स्कोर समझता है, इस हिसाब से आपको भी शेयर करेंगे और आपके साथ सब ये डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब अभी जाके हम चार्ट्स में देखते हैं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बंद करके, कि कैसे ये अलग अलग तरीके से, मैं जो ह्यूमन बिहेवियर कह रहा हूँ या फिर डिमांड सप्लाई एरिया कैसे काम करता है, इंस्टीट्यूट्स अपना चीप डिमांड एरिया कैसे डिफाइन करते हैं या फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलो चार्ट पे जाके देखते हैं। चलो तो हम अब देखते हैं चार्ट्स पे जाके कि कैसा हमको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अब यहाँ देखिए, टाटा मोटर्स की शेयर होल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये नवंबर 24 तक क्या क्या अलग अलग म्यूचुअल फंड ने कितने कितने स्टॉक होल्ड करके रखे वो दिखेगा। 3,91,00,000 एक म्यूचुअल फंड, जो नॉट कंप्लीट SBI, ओनली SBI का ये वाला म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 ETF, 3,91,12,531 शेयर होल्डिंग उनके पास है, उसका वैल्यूएशन 3,000 करोड़ है। SBI का BSE सेंसेक्स ETF 2,75,00,000, HDFC टॉप 100 1,39,00,000, UTI, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, ये पूरे 800 करोड़ 900 करोड़ 1000 करोड़, ये इतने सारी लंबे लंबे बड़ी बड़ी होल्डिंग इन इंस्टीट्यूट्स के पास होती है। इनको अगर प्राइजेज चीप लगते हैं तभी ये लोग बाय करते हैं। दूसरी चीज़, ये जब बाय करेंगे स्लोली बाय करते हैं। अगर SBI निफ्टी ETF एक ही म्यूचुअल फंड को लगा कि ये शेयर अभी काफ़ी सारा एक्सपेंसिव है, एक दिन में उन्होंने 4 करोड़ शेयर सेल करना शुरू कर दिए, तो वो लोअर सर्किट उस स्टॉक को लग जाएगा और उनका एवरेज प्राइस भी काफ़ी कम आ जाएगा। इसीलिए वो एक दिन में सेल भी नहीं करते हैं और एक दिन में बाय भी नहीं करते। स्लोली ओवर पीरियड ऑफ फ्यू डेज वो बाइंग और सेलिंग करते हैं शेयर्स की, और तभी चार्ट्स के ऊपर कुछ डिमांड एरियाज़ जहाँ प्राइजेस चीप है ये डिफाइन होता है, वही हमको एनालिसिस करना आगे जाके सीखना है। इसी स्टॉक्स के अंदर आप जाके देखोगे, बिग बुल्स अगर देखोगे, कुछ राकेश झुंझुनवाला के 4.77 करोड़ शेयर्स हैं। LIC इंडिया, जो कुछ आप लोग LIC पॉलिसी लेते हो, LIC सब यहाँ पैसा लगाती है,
तो 9 करोड़ 36 लाख शेयर यहाँ है। ये इतनी बड़ी होल्डिंग इन शेयर्स के इन लोगों की हो। चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो ये लाइन चार्ट है, वीकली चार्ट से किसका, टाटा मोटर्स का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एजुकेशनल पर्पज़ पे है। ये वीकली चार्ट है टाटा मोटर्स का। तो यहाँ मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं येलो कलर में, आप देख रहे होगे। तो यहाँ देखिए ये इंसेप्शन से जहाँ जब उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई 1991 से, तो यहाँ तक स्टॉक ऑलमोस्ट 50 या 100 रुपये के बीच में घूमता रहा, ये ऊपर वाली और ये वाली लाइन। तो यहाँ इन लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स ये स्टॉक बाय किया है 50-100 के बीच में, ऊपर नीचे होता रहा, स्लोली ये लोग बाय किया है। तो जैसे ही इस लेवल पे, ये वाली लेवल है 20 रुपये से 50 रुपये तक, प्राइस नीचे जब आएगी, जहाँ यहाँ एक्सपेंसिव एरिया था, यहाँ उन्होंने बाय किया था, हमको पता है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स 1999 से ऑलमोस्ट 2003 तक, 4 ईयर्स तक। तो जैसे ही प्राइस फ्यूचर में यहाँ आएगी तो यहाँ वो खुद प्राइस डिफेंड करेंगे और वहाँ फिर से नई बाइंग करेंगे, फिर वहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाके शुरू करेंगे। तो ये एरिया हो गया हमारा डिमांड और एक्यूमुलेशन वाला एरिया, जहाँ बिग इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल लाखों करोड़ में शेयर स्लोली ओवर द फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स बाय किए हैं। कोरोना के अंदर भी ये वाला फॉल जो था 2020 का, यहाँ भी प्राइस इसी जगह के रुक के फिर से ऊपर गई है। ऊपर जाते जाते समय जहाँ प्रीवियस एक्सपेंसिव एरिया था, वहाँ प्राइस ने फिर एक रिएक्शन दिया, प्राइस ऑलमोस्ट 550 रुपये से 350 रुपये तक नीचे गिरी है। फिर से उसने ये जो डिमांड सप्लाई था यहाँ से अपवर्ड जर्नी शुरू की। ये वाले एरिया जो हम अभी डिमांड कह रहे हैं, वहाँ से डिमांड एरिया डिफाइन हुआ था, आगे जाके फिर प्राइस ऊपर गए। ऑलमोस्ट ये वाला हाई 1117 रुपीज़ का टाटा मोटर्स ने बनाया था, वहाँ से प्राइस अभी रिवर्स होके 724 रुपीज़ तक ट्रेड हो रही है। अगर आपको इस बुल रन में आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ इस स्टॉक के बारे में मिली होगी, ईवी मार्केट बढ़ रहा है, कैपिटल मार्केट उसका शेयर्स बढ़ रहा है, अर्निंग बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो मुझे फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो मुझे बाय करना चाहिए। कौन से लेवल पे? 750, 800, 900, 1000, 1100, 1200। तो बहुत सारे लोग यहाँ बाय करते हैं। मगर एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आपको पता है कि 2023 के एंड के आसपास यहाँ आपको पता चला है कि यहाँ प्राइजेस आ सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि मेरा टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है, कुछ चीज़ें मुझे टेक्निकल एनालिसिस मोस्ट प्रोबेबली बता रही है, तो मुझे रुकना चाहिए। और आज देखिए प्राइस उसी के आसपास आ रही है, पता नहीं यहाँ तक भी प्राइस जा सकते। हम स्लोली एक प्रॉपर वे से वो स्टॉक इस लेवल पे तो बाय नहीं कर रहे ना, तो यहाँ हम कम प्राइस हमको मिल रहे, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू है तो बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमको चार्ट रीडिंग करनी है। ये हो गया लाइन डायग्राम, ये काफ़ी रिफाइन नहीं होता है। हमको एनालिसिस करना है कैंडल स्टिक चार्ट्स के ऊपर, ये वाला हमको इसके ऊपर एनालिसिस करना है। तो ये वाला एरियाज जो है, ये जो एरियाज़ है, ये हमको पता है कि यहाँ प्रॉपर बाइंग हुई है और कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न बनते हैं, तो हम फिर से बाय करना शुरू कर देते हैं। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ से प्राइस ऊपर निकले, ऊपर गए, फिर यहाँ एक डिमांड एरिया बना है, फिर वहाँ ही प्राइस एक बार 2 बार 3 बार वापस आके फुल जर्नी शुरू की है। तो ये कुछ चीप एरिया डिफाइन होते हैं जब इंस्टीट्यूट्स ट्रेड करते हैं, वही हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस कन्वेंशनल प्राइस पैटर्न हमको सीखने हैं, उसी को एनालिसिस करके हमको फेयर प्राइस, चीप प्राइजेस पे शेयर बाय करने हैं। आज का वीडियो एक रफ आइडिया है, इंस्टीट्यूट्स डिमांड सप्लाई एरिया कैसे बनाते, कैसे ट्रेड करते हैं, इतने ह्यूज क्वांटिटी में वो शेयर्स कैसे एक्यूमुलेट करते हैं, ये वाला वीडियो आज का था। इसके अंदर हम पूरे एडवांस पार्ट तक हम जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो, और एक एक चीज़ें हम आपको रिफाइन फर्दर करेंगे। अभी तक हमने आपको कैंडल स्टिक ही नहीं पढ़ाया है, ये पूरा रिफाइन होगा, एक क्रूड वे में मैंने बताया है, इसको काफ़ी रिफाइनमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये एक स्टॉक मैंने बताया, अब अलग अलग स्टॉक जाके देखिए कहाँ प्राइस बहुत देर रुकी थी और फ्यूचर में वहाँ आके प्राइस ने एक्यूमुलेशन को कैसे रिएक्ट किया है, ये आप एनालाइज करिए, देखिए हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखिए, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट मिलेगा ये इंस्टीट्यूट्स कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो था, इसके आगे जाके हम कैंडल स्टिक चार्ट्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कन्वेंशनल पैटर्न, ये सब डिटेल में सीखने वाले हैं। तो हमारा ये
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए। आपको इस वीडियो में कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा आप सबको आंसर करने की। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।